जी नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे। आज की जो हमारी क्लास है दोस्तों, उसमें जो टॉपिक रहेगा वो है हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाएं। तो आज का जो टॉपिक है यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, तिथि अर्थात डेट है प्यारे दोस्तों आज 16/4/2025। ठीक है जी। तो इसके साथ में जो टॉपिक है आपका, वो टॉपिक है हिंदी एवं अन्य भारतीय, हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाएं। ठीक है जी। इसके अंतर्गत हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है प्यारे दोस्तों लिपि के बारे में, भाषा परिवार के बारे में, लिपि भाषा परिवार, प्राचीन भारतीय भाषा, बोली, उपबोली, विभाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा। मातृभाषा, त्रिभाषा सूत्र, भारतीय संविधान में हिंदी, भारतीय संविधान में हिंदी। ये आपके सब टॉपिक है इस टॉपिक के अंदर, और ऐसा कोई पेपर नहीं है प्यारे दोस्तों जिसमें क्वेश्चन ना आए। तो ये टॉपिक जरूरी है क्योंकि आपको ध्यान रखना है, ऐसे बहुत सारे टॉपिक है जो एक दूसरे पर डिपेंड है, जुड़े हुए हैं। इनको जब आप पढ़ोगे, इनके बाद में जब आप दूसरे टॉपिक करोगे तो वहां इनकी हेल्प आपको लेनी पड़ेगी। ऐसे ही आपको, जैसे मैं यहाँ पे कुछ बच्चों के लिए बता रहा हूं, हमें मान के चलो वाक्य अशुद्धियां पढ़नी है या शुद्ध और अशुद्ध वाक्य पढ़ने हैं, तो इन वाक्य अशुद्धियों के लिए आपको कितने टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे, इस चीज को ध्यान रखना है, तभी सीक्वेंस बन पाएगा। वाक्य अशुद्धियां में आपको विराम चिन्ह की नॉलेज होनी चाहिए। विराम चिन्ह नहीं है तो वाक्य शुद्ध है अशुद्ध नहीं बता सकते। आपको कारक चिन्ह की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है जी। इसको हम परसर्ग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? परसर्ग भी कहते हैं। कॉन्सेप्ट को समझने की एक अलग तरह से रणनीति बनाओ। इसके साथ आपको लिंग, इसके साथ वचन, इसके साथ वर्तनी, शुद्ध और अशुद्ध वर्तनी, इसके साथ प्यारे दोस्तों आपको संज्ञा, सर्वनाम, संज्ञा सर्वनाम, संज्ञा सर्वनाम, विशेषण, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया, 10 अव्यय, 11 निपात, सामासिक शब्द, सामासिक शब्द, 13 संधि,
ठीक है, संधि विच्छेद, संधि विच्छेद, संधि विच्छेद और अपभ्रंश शब्द, अपभ्रंश शब्द और 15 मात्राओं का ज्ञान, मात्राओं का, मात्राओं का ज्ञान। अगर कोई इन 15 टॉपिक को पढ़े बिना शुद्ध और अशुद्ध वाक्य पढ़ रहा है या रिक्त स्थान वाले वाक्य पढ़ रहा है तो इसका मतलब उससे बेवकूफ कोई है नहीं। तो दिक्कत यहाँ यही है कि कोई भी टॉपिक कहीं से भी पढ़े और उससे पहले उसके बैकग्राउंड को कंप्लीट ना करे, उसकी बेसिक चीजें ना जाने, तो वो चीज लाइफ में रटी हुई होती है। जैसे कि आपने इससे पहले हिंदी को कई बार पढ़ा है, ठीक है, किताबों से, पीडीएफ से, नोट से, लेकिन किताब, पीडीएफ, नोट से पढ़ना और फिर टीचर के साथ चीजों को समझने में अंतर ये है कि पीडीएफ किताब बोलती नहीं है, वे केवल बताती है कि ऐसा होता है। टीचर यहाँ ये बता रहा है कि हमें वाक्य शुद्धि अगर पढ़नी है या रिक्त स्थान वाले वाक्य, दूसरा टॉपिक क्या है, रिक्त स्थान वाले वाक्य, रिक्त स्थान वाले वाक्य अगर पढ़ने हैं तो हमें ये पहले 15 टॉपिक की नॉलेज होनी चाहिए। हमें विराम चिन्हों की वजह से वाक्य शुद्ध अशुद्ध होते हैं, कारक चिन्ह की वजह से अशुद्ध, लिंग, वचन, वर्तनी, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, निपात, सामासिक शब्द, संधि विच्छेद, अपभ्रंश शब्दों की वजह से वाक्य में अशुद्धियां होती है। इसमें जो रिक्त स्थान भरने हैं वो रिक्त स्थान यही तो है, कहीं आप अव्यय भरोगे, कहीं आप कारक चिन्ह भरोगे, परसर का के की, कहीं आप लिंग की वजह से, कहीं वचन की वजह से, कहीं वर्तनी, कहीं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ठीक है, विशेषण से बनने वाली भाववाचक संज्ञाएं, उन्हीं से तो रिक्त स्थान भरोगे। तो इसलिए जब तक ये 15 टॉपिक नहीं होंगे तब तक वाक्य शुद्धियां और रिक्त स्थान की पूर्ति आपको नहीं पढ़ने हैं। ऐसे ही प्यारे दोस्तों प्रत्येक टॉपिक दूसरे टॉपिक से जुड़े हुए हैं, डिपेंड है। अब मान के चलो मैं इन्हीं की बात करता हूं, आपको क्या पढ़ना है, आपको क्रिया पढ़ना है, तो आप बिना विशेषण, बिना संज्ञा, सर्वनाम की क्रिया समझ नहीं सकते, क्योंकि इसमें एक नाम धातु क्रिया होती है और वो नाम धातु क्रिया किससे बनती है, संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से बनती है। तो जब आप क्रिया को पढ़ोगे तो उससे पहले तो आपको ये टॉपिक पढ़ने हैं, ठीक है। तो ऐसे ही यहां पर जो आपको बताया गया ये सारे की सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है, ठीक है। जब भी आप इनको पढ़ो तो एक साथ पढ़ो, ढंग से पढ़ो, लॉजिकली पढ़ो। आपका ये टॉपिक है हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाएं, ठीक है। इन्हीं सब में ये सारे के सारे, क्योंकि इतने तरह के आपके क्वेश्चन बनते हैं। जो अब तक पूछे गए क्वेश्चंस हैं वो कौन कौन से हैं, भारतीय संविधान में हिंदी भी है, त्रिभाषा सूत्र का क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, मातृभाषा, बोली, उपबोली हमेशा पूछा जाता है, लिपि भाषा, परिवार, प्राचीन भारतीय भाषाएं, विभाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, इसके अलावा इसमें से कुछ नहीं पूछा आज तक, ठीक है। इसके अलावा ये कुछ नहीं, ये जितने भी ये क्वेश्चन बने हैं आपके, ठीक है। तो मेन टॉपिक आपका ये है हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाएं। चलो जी अब आ जाओ आप लिपि पे, ठीक है, या पहले छोटे छोटे टॉपिक कर लेते हैं, लिपि वाला टॉपिक थोड़ा बड़ा है। भारतीय संविधान में हिंदी कर लेते हैं पहले, भारतीय संविधान में हिंदी, ठीक है जी। ये आपके खुद के नोट्स हैं, आप इनको साथ के साथ नोट भी कर सकते हो, हालांकि आपके एग्जाम तक आपके पास ये सारी चीजें सेव रहेगी, ठीक है। भारतीय संविधान में जब हम हिंदी की बात करते हैं प्यारे दोस्तों, तो भारतीय संविधान के भाग 17 क्या आपका हिंदी भाषा से जुड़ा हुआ है। फिर जो क्वेश्चन आपसे पूछेगा वो अनुच्छेद का पूछेगा। अनुच्छेद जो है वो 343 जो है हिंदी से जुड़ा हुआ है। फिर वो आपसे पूछेगा अनुसूची, 8वीं अनुसूची। फिर वो पूछेगा आपसे
तिथि या दिनांक, तो तिथि क्या है आपकी जी 14 सितंबर। फिर भी पूछेगा आपसे सन, और सन क्या है जी आपका 1949 ईस्वी। फिर वो पूछेगा आपसे लिपि, लिपि क्या है जी आपकी देवनागरी। फिर वो पूछेगा आपसे मानक रूप, मानक रूप वो क्या है जी मानक रूप आपका खड़ी बोली। ये क्वेश्चन बनेंगे जी। हिंदी के परिप्रेक्ष्य में भारतीय संविधान में हिंदी को किस रूप में माना गया, दर्जा दिया गया। ठीक है, संविधान का भाग 17 और उसका कै खंड, ठीक है, हिंदी के प्रचार प्रसार और हिंदी के संरक्षण के लिए इसके अंदर विधान किया गया। अनुच्छेद 343 ये कह रहा है कि हिंदी जो है राजभाषा होगी। राजभाषा उसे कहते हैं जो प्रशासनिक भाषा है, सरकारी कार्यालयों की जो भाषा है, जिसमें ज्यादातर लोग अपने दैनिक जीवन का जो व्यवहार कर रहे हैं वो राजभाषा मान ली गई। राष्ट्रभाषा राजभाषा में मुख्य अंतर यह है कि राष्ट्रभाषा के बारे में भारतीय संविधान ने कोई भी नियम या नियमावली, कोई भी अनुच्छेद नहीं बनाया है। उसमें यह कहा कि वहां के रहने वाले लोगों के द्वारा जनसंख्या के मामले में क्षेत्रफल की दृष्टि से जो भाषा सबसे ज्यादा प्रयोग में लाई जा रही है वो वहां की राष्ट्रभाषा होगी। अपने आप में हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, लेकिन भारतीय संविधान इसको राष्ट्रभाषा के रूप में पाबंद नहीं करता है, उसके लिए कुछ अनुच्छेद नहीं बनाता है, लेकिन राजभाषा के लिए बनाता है। 343 से 14 सितंबर 1949 के अंतर्गत हमने हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया कि हमारी सरकारी कार्यालयों की भाषा, प्रशासन की भाषा हिंदी होगी। तो यानी कि राजकाज जिसमें हमारा राजकाज चल रहा है, तो हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। भाषाओं से संबंधित जो सूची है वो 8वीं अनुसूची है, क्योंकि हम यहाँ केवल हिंदी की बात कर रहे हैं अभी, इसलिए हिंदी को 8वीं अनुसूची में रखा गया है। ठीक, तो स्टार्टिंग में जो 8वीं अनुसूची थी उसमें केवल प्यारे दोस्तों 14 भाषाएं थी, ये आपको ध्यान रखना है। स्टार्टिंग में 8वीं अनुसूची में, स्टार्टिंग का मतलब क्या है 14 सितंबर 1949 ईस्वी को केवल 14 भाषाएं थी जिनको हमने जो है भाषा के रूप में दर्जा दिया था, भाषा के रूप में मान्यता दी है। लेकिन आज की डेट में ये जो 14 भाषाएं हैं ये कितनी हो गई है, ये 22 भाषाओं को हम मान्यता दे चुके। 22 भाषा क्या है मान्यता प्राप्त है। मान्यता किसकी है, अरे बहुत सारी बोली होती है, उन बोली को विकसित रूप में जब हम देखते हैं तो भाषा कहते हैं। तो 22 भाषा मान्यता, 22 भाषाओं को मान्यता, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चंस आपसे पूछा जाएगा कि 14 सितंबर 1949 को 8वीं अनुसूची में भाषा का दर्जा प्राप्त या भाषा के रूप में स्वीकृत कुल कितनी भाषाएं थी, तो राइट आंसर है 14। ठीक है, कब 14 सितंबर, क्योंकि तब इस समय राजभाषा का दर्जा दिया गया था इसमें। और फिलहाल कितनी है प्यारे दोस्तों आपकी 22 भाषाओं को दर्जा दिया गया है। ठीक है, तो ये जो मान्यता प्राप्त है। अब रीजन क्या है, जैसे आपने देखा होगा प्यारे दोस्तों, हम बहुत सारे जैसे हरियाणा के अंदर हरियाणवी बोली जा रही, तो हरियाणवी क्या है अपने आप में भाषा नहीं है, हरियाणवी क्या है बोली है। लेकिन आज से 10 साल बाद, 15 साल, 20 साल बाद हो सकता है हरियाणवी भाषा का दर्जा ले ले। तो कोई भी बोली जो होती है वो भाषा के रूप में मान्यता तब लेगी, भाषा के रूप में मान्यता तो कब मिलेगी, जब भारतीय संविधान उसको स्वीकृति देगा। ठीक है, भारतीय संविधान में स्वीकृति भाषा को प्रयुक्त करने वालों की संख्या व क्षेत्रफल
स्वयं का साहित्य व व्याकरण, स्वयं का साहित्य व व्याकरण अधिक लोगों के द्वारा व्यवहार में लाना। कोई भी बोली भाषा कब बनेगी? हो सकती है आप अपने क्षेत्र में जिस बोली का प्रयोग कर रहे हैं आज से 10, 15, 20 साल बाद वो भाषा बन जाए। ठीक है, तो हिंदी भी अपने आप में डायरेक्ट भाषा थोड़ा ही थी पहले। तो उससे पहले तो यहाँ संस्कृत बोली जा रही, पाली बोली जा रही है, प्राकृत बोली जा रही है, अपभ्रंश बोली जा रही है, अवहट बोली जा रही है, फिर प्राचीन हिंदी, इसके बाद में फिर प्यारे दोस्तों आधुनिक हिंदी रूप में, तब जाके भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ। तो कहने का मतलब ये हुआ, जब वो प्राचीन हिंदी थी जिसमें उर्दू, फारसी, अरबी के शब्दों का प्रयोग कर रहे थे, उस समय हिंदी को दर्जा प्राप्त था ही नहीं भाषा का। तो जो भी अभी बहुत सारी हम बोलियां बोलते हैं, हिंदी की 545 से ज्यादा बोलियां इस पूरे भारत में प्रयुक्त हो रही है। अब उनमें से बहुत सारी बोली धीरे धीरे आने वाले समय में भाषा का दर्जा तब लेगी जब भारतीय संविधान उसको स्वीकृति देगा। बिना भारतीय संविधान में स्वीकृति के कोई भी बोली भाषा नहीं बन सकती है। ठीक है, इसके बाद दूसरा क्या, भाषा को प्रयुक्त करने वाले लोगों की संख्या कितनी है? अब वो लोग बहुत कम है तो वो बोली रहेगी, भाषा बने नहीं सकती। वो कितने बड़े क्षेत्रफल पे बोली जा रही है और कितनी जगह वो बोली जा रही है। बेशक वो पर्टिकुलर भारत के किसी एक कोने में बोली जाए, बेशक वो किसी एक राज्य के केवल एक भाग में बोली जाए, उससे मतलब नहीं है, लेकिन उसका क्षेत्रफल ठीक ठाक होना चाहिए, स्वयं का साहित्य हो उस भाषा का। ठीक है, और उसका अपना खुद का व्याकरण हो। जब तक उसका स्वयं का साहित्य, खुद का व्याकरण नहीं होगा, तब तक कोई भी बोली भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं करेगी। अधिक लोगों के द्वारा व्यवहार में लाना। अब वो व्यवहार में लाने का मतलब क्या है? वो पढ़ने में, लिखने में, सुनने में। अब बहुत सारे हरियाणा के अंदर रागनी गाई जा रही है, हरियाणवी गाने भी गाए जा रहे हैं। अभी पंजाबी गाने पहले कोई नहीं सुनता था, अब पश्चिम के, पूर्व के, उत्तर के, दक्षिण के तमाम रहने वाले लोग पंजाबी गाने सुन रहे हैं। तो धीरे धीरे वो अपने आप में क्या है, उसका विस्तार हो रहा है। ऐसे हरियाणवी गानों का विस्तार हो रहा है, हरियाणवी साहित्य का विस्तार हो रहा है, हरियाणवी रागनियों का विस्तार हो रहा है। तो उसमें साहित्य तो है, उसका अपना व्याकरण भी है, लेकिन उसको व्यवहार में लाने वाले लोगों की संख्या कम है, उनकी संख्या कम है, क्षेत्रफल कम है, और संविधान ने अभी तक स्वीकृति दी नहीं, इसलिए हरियाणवी अपने आप में क्या है, भाषा नहीं है, बोली है। तो इसीलिए प्यारे दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर हिंदी की जो मानक रूप है हिंदी का, वो खड़ी बोली वाला रूप है, जो मेरठ और दिल्ली के आसपास जो बोला जाता है उसको क्या माना गया, मानक रूप। अब हिंदी को हम अनेक रूप में लिख सकते हैं, लेकिन हिंदी का जो मानक रूप माना गया है, जैसे आपके क्वेश्चन पेपर तैयार होते हैं उसमें क्या कहा जाता है कि हम इंग्लिश वर्जन को मानेंगे अगर कोई त्रुटि है, क्योंकि वो मानक रूप मान लिया गया। भाई बाइलिंगुअल आपका पेपर है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी है, अगर उसमें कोई त्रुटि है तो वो इंग्लिश वाले को मानेंगे। ठीक है, तो उन्होंने मानक मान लिया उसका कि इंग्लिश वाला हमारा मानक है। ऐसे ही जो हिंदी लिखी जा रही है अलग अलग तरह से, राजस्थान के अंदर राजस्थानी में लिखी जा रही है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के अंदर वो पहाड़ी, कुमायूं, गढ़वाली के रूप में लिखी जा रही है, वो भी हिंदी है। इसके बाद छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में अलग तरह की हिंदी है, दिल्ली, मेरठ के आसपास की अलग तरह की हिंदी है, हरियाणा में अलग तरह की हिंदी है। तो उनमें से जो मेरठ के आसपास जो बोली जा रही है, मेरठ के आसपास जो विकसित हुई है, उस खड़ी बोली जिसको कोरवी भी कहा जाता है, राहुल सांस्कृत्यायन के द्वारा इसी को क्या कहा गया, कोरवी भाषा कहा गया है। तो ये कोरवी भाषा अपने आप में क्या है प्यारे दोस्तों, खड़ी बोली। तो हिंदी का मानक रूप भारतीय संविधान ने स्वीकार किया ये, तो कौन सा माना गया, खड़ी बोली। लिपि कौन सी निर्धारित हो गई, देवनागरी। कब हुई, 14 सितंबर 1949 को। तिथि कौन सी थी, जब भारतीय संविधान के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा बनाया गया, 14 सितंबर। इसीलिए हिंदी दिवस जो मनाया जाता है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस, राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो मनाया जाता है वो 14 सितंबर को मनाया जाता है, और जो हिंदी पखवाड़ा है वो 14 सितंबर से शुरू होता है। तो एक क्वेश्चन तो ये बना कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है या राष्ट्रीय हिंदी दिवस। तो हिंदी दिवस और राष्ट्रीय हिंदी दिवस दोनों बात एक ही हुई, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस भी है तो 10 जनवरी को मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस या हिंदी दिवस भारत में 14 सितंबर को मनाया जाता है। उसके पीछे का रीजन ये है कि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। हिंदी पखवाड़ा कब से मनाया जाता है, 14 सितंबर से मनाया जाता है हर साल।
तो ये आपको ध्यान रखना है। स्टार्टिंग में भारत हिंदी को कौन सी अनुसूची में शामिल किया गया? 8वीं अनुसूची में। भाषाओं से संबंधी अनुसूची कौन सी है? 8वीं अनुसूची है। हिंदी को किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी के संरक्षण प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी दी गई? केंद्र और राज्य दोनों को। तो ये क्या है अपने आप में यार दोस्तों? यहाँ 343 है। इसके साथ कौन सी सूची समवर्ती में रखी गई है? समवर्ती सूची का विषय है अपने आप में शिक्षा और भाषा। ये राज्य का भी जिम्मेदारी है और केंद्र सरकार की भी जिम्मेदारी है। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है भारतीय संविधान के किस भाग में हिंदी के संरक्षण प्रचार प्रसार की बात हुई? तो 17 के अनुच्छेद 343, अनुसूची 8वीं, तिथि 14 सितंबर सन 1949, लिपि देवनागरिक, मानक रूप हो गया आपका खड़ी बोली। ये था भारतीय संविधान में हिंदी। अब बात करते हैं प्यारे दोस्तों यहाँ पर, इसके अलावा भी आपसे ये क्वेश्चंस यहाँ पूछे जाएंगे। एक तो क्वेश्चन बना आपका राष्ट्रीय हिंदी दिवस, राष्ट्रीय हिंदी दिवस। दूसरा बना हिंदी दिवस। तीसरा बना हिंदी पखवाड़ा। ये जो शुरू होते हैं या ये मनाए जाते हैं, इनका क्या है? 14 सितंबर। और कब से मनाए जा रहे हैं? मनाए कब से जा रहे हैं? 1949 ईस्वी से। तो ये जो तिथि है आपकी, ये किस लिए जानी जाती है? हिंदी दिवस, पखवाड़ा दिवस, हिंदी पखवाड़ा दिवस, राष्ट्रीय हिंदी दिवस। ठीक है। इसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन बना आपका यहाँ पर दोस्तों, वो बना अंतरराष्ट्रीय हिंदी दिवस। अंतरराष्ट्रीय हिंदी दिवस। अंतरराष्ट्रीय हिंदी दिवस 10 जनवरी। तो अंतरराष्ट्रीय मतलब पूरे वर्ल्ड में, विश्व में, विश्व हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी। ये क्वेश्चन से हिंदी के अंदर भी और हिंदी के अलावा जीएस में भी अनेक बार पूछे जा चुके हैं। अंतरराष्ट्रीय हिंदी दिवस कहे या विश्व हिंदी दिवस कहे, हिंदी को वो इस रूप में ले ले, ये वाला जो है अनुनासिक वर्ण को अनुस्वार में परिवर्तन करके लिखे बात दोनों सही है। अब वो दोनों दे देता है कि पूछता है वर्तनी कौन सी सही है, तो फिर ये होगी। किसी भी शब्द की जब सबसे छोटी संरचना होती है वो उसकी शुद्ध वर्तनी मानी जाती है। इससे छोटी संरचना तो ये है। यहाँ मैंने क्या किया, यहाँ मैंने ये जो हमारा अनुनासिक वर्ण था, जो 5 अनुनासिक वर्ण होते हैं, प्रत्येक वर्ग का जो अंतिम वर्ण है 5 वर्ग है, तो उनके अंतिम वर्णों को हम अनुनासिक वर्ण कहते हैं। उनके स्थान पे क्या हो जाता है? अनुस्वार। तो शुद्ध वर्तनी के रूप में पूछेगा ये। मैंने यहाँ जानबूझ के इसका प्रयोग किया ताकि आपको ये चीजें तो समझ में आए कि यहाँ पर जो ये अनुस्वार है, इसी का प्रयोग, इसका अनुनासिक वर्ण का प्रयोग हमने किस में किया है? अनुस्वार के रूप में। तो लिखने में हम दोनों का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन वो दोनों को देके जब वर्तनी पूछेगा तो आपका शुद्ध वर्तनी ये हो गई। ये नहीं मान, जब वो ये नहीं देगा तो फिर वो बाकी कुछ भी दे दे, फिर शुद्ध वर्तनी आपकी ये होगी। अगर उसने ये ऑप्शन में नहीं दिया। क्लियर? अगर यहाँ तक चीजें क्लियर हुई है तो एक बार जितने भी बच्चे लाइव हैं इस क्लास को देख रहे हैं, सारे स्टूडेंट एक बार ओके कीजिए, यस कीजिए। अगर यहाँ तक ये क्वेश्चन तैयार हो गए, किसी न किसी रूप में ये पूछे जा चुके हैं, पहले जो भाषा को मान्यता थी वो कितनी थी? 14 थी। और आज कितनी भाषाओं को मान्यता है? 22 भाषाओं को मान्यता है। तो ये था भारतीय संविधान में हिंदी के बारे में। ठीक है जी। इसके बाद में प्यारे दोस्तों आपको ये भी बताया गया कि कोई भी बोली भाषा का दर्जा कब प्राप्त करेगी, किस रूप में उसको यहाँ दे रही। आपको ये भी बताया गया कि ये सारे टॉपिक आप पढ़ लोगे तब आप ये 2 टॉपिक पढ़ पाओगे। इसीलिए आपको ध्यान रखना है, कोई भी चीज अगर हमें करनी है तो उसके बैकग्राउंड में जिस पर उसका बेस तैयार है उसके आधार पे हमें चीजों को लेके आगे बढ़ना पड़ेगा। चलो जी, अब आ जाओ आप लिपि के बारे में। तो लिपि क्या है जी? ये आपका दूसरा पॉइंट है। ठीक है। पहला पॉइंट क्या था जी आपका?
पहला पॉइंट था आपका ये, भारतीय संविधान में हिंदी। एक क्वेश्चन आपका तैयार हो गया है। ठीक है, लिपि, लिखने के तरीके या शैली को लिपि कहा जाता है, लिपि कहा जाता है। और बोलने का तरीका क्या होता है, बोली। और विचारों को अभिव्यक्त करने का तरीका क्या होता है, भाषा। ठीक है जी। बोलने का ढंग या तरीका या शैली को बोली कहते हैं या कहा जाता है। भाषा, दूसरा भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाती है। भाषा का क्षेत्रीय रूप क्या कहलाता है, बोली कहलाता है। फिर भाषा क्या है, विचार, अभिव्यक्ति का माध्यम। भाषा बोली का विकसित रूप। भाषा भाषा कहलाती है। भाषा मौखिक, लिखित व भाषा मौखिक, लिखित व सांकेतिक अभिव्यक्ति सांकेतिक, मौखिक, लिखित व सांकेतिक अभिव्यक्ति का रूप है। ये पूछा जाएगा जी, स्टेटमेंट देके भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस होते हैं। तो लिपि किसे कह रहे हैं, लिखने के तरीके, शैली या ढंग को। जैसे मैंने आपको ये लिखा है तो ये देवनागरी की लिपि है, ये मेरे लिखने की शैली है। बोली क्या है, बोलने का तरीका है। ठीक है, तो बोलने का जो ढंग है, तरीका है, शैली, उसे बोली कहा जाता है। दूसरा है भाषा का जो क्षेत्र रूप है, पर्टिकुलर किसी क्षेत्र विशेष तक ही वो सीमित है तो वो बोली है। ठीक है, लेकिन इस बोली का विकसित रूप क्या कहलाता है, भाषा कहलाता है। तो जो भी बोली है वही विकसित होकर क्या बन जाती है, बाद में भाषा बनती है। विचार अभिव्यक्ति का जो माध्यम है वो क्या है, भाषा है।
तो यानी कि लिपि, बोली और भाषा में जो मुख्य अंतर है वो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ हम भाषा को मौखिक रूप से भी प्रयोग करते हैं, लिखकर भी प्रयोग करते हैं और सांकेतिक अभिव्यक्ति के रूप में भी करते हैं। भाई मैं चुपचाप जाके खड़ा हो जाऊं या मैं आपको इशारा कर दूं तो इसका मतलब ये है ना कि आपको चुप रहना है। तो कुल मिला के बात यह है कि हम भाषा को 3 तरह से रिएक्ट करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, मौखिक, लिखित और सांकेतिक रूप में। चलो जी, इसके अलावा बात करते हैं यहाँ पे सबसे प्राचीन लिपि हमारी, और वो है ब्राह्मी लिपि। कौन सी लिपि है? ब्राह्मी लिपि। इससे क्वेश्चन कैसे बनेंगे? इससे क्वेश्चन बनेंगे विश्व की सबसे प्राचीनतम लिपि क्या है जी? आपकी ब्राह्मी लिपि। दूसरा, देवनागरी लिपि की जननी अर्थात माता है। तीसरा, बाएं से दाईं ओर, बाएं से दाईं ओर लिखी जाती है, लिखी जाती है। दूसरी जो लिपि है वो है देवनागरी लिपि। इसकी क्या खासियत है? ब्राह्मी लिपि से विकसित हुई। दूसरा, बाएं से दाईं ओर, बाएं से दाईं ओर लिखी जाती है, यानी कि लेफ्ट टू राइट लिखी जाती है। तीसरा, संस्कृत, हिंदी, नेपाली भाषा की लिपि है। ये पूछेगा संस्कृत भाषा की लिपि बताओ, हिंदी की लिपि बताओ, नेपाली की लिपि बताओ, तो क्या है? ब्राह्मी लिपि। तो यानी कि ये लेफ्ट टू राइट है, ये दोनों की दोनों क्या है? लेफ्ट टू राइट। ये ध्यान रखना, लेफ्ट टू राइट यानी कि बाएं से दाएं ओर ये लिखी जाती है। मेरे देखो दाएं हाथ में मार्कर है और मैं लिख किससे रहा हूं? बाईं ओर से। तो दाएं हाथ में मार्कर होते हुए भी मैं इधर से नहीं लिख रहा हूं। जैसे उर्दू लिखी जाती है तो उर्दू कैसे लिखते हैं? वो राइट टू लेफ्ट चलती है। अरबी फारसी कैसे चलती है? राइट टू लेफ्ट चलती है। खरोष्टी कैसे लिखी जाती है? राइट टू लेफ्ट। लेकिन देवनागरी और ब्राह्मी दोनों क्या है? लेफ्ट टू राइट। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर? यहां तक अगर चीजें क्लियर हो तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए, और किसी का कोई डाउट है तो अपना आप डाउट पूछिए। इसके बाद में तीसरी लिपि है जी हमारी खरोष्टी लिपि। क्या खासियत है जी खरोष्टी लिपि की? और कहते हैं गधे को और ओष्ठ कहते हैं होठ को। इसीलिए ये गधे के होठ की, गधे के होठ की
संरचना वाली लिपि मानी जाती है। अब गधे का जो होठ है नीचे वाला, वो नीचे की तरफ लटका हुआ होता है, मोटा होता है। ऊपर का होठ पतला और नीचे का होठ मोटा होता है और आगे की तरफ झुका होता है। तो इसमें जो मात्राएं होती है वो हम ज्यादातर नीचे लगाते हैं। जैसे देवनागरी की लिपि में, ब्राह्मी लिपि में मात्राएं ज्यादातर ऊपर लगती है। इस लिपि में अधिकांश या ज्यादातर, अधिकांश मात्रा नीचे की ओर, नीचे की ओर लगाई जाती है। मात्रा नीचे और ऊपर का मतलब क्या है? यहाँ जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कुछ, तो कुछ में मैंने मात्रा नीचे लगाई ना ये, ठीक है। और ऊपर मात्रा कौन सी है? मैंने लिखा है यहाँ पर दैनिक, ये ऊपर मात्रा है। मैंने लिखा यहाँ पे औरत, ये भी मात्रा ऊपर है। तो ये तो मात्रा थी आपकी कहाँ? नीचे। और ये मात्रा कहाँ है आपका? इस डंडे से ऊपर। तो इस खरोष्टी लिपि की ये विशेषता है कि इसमें ज्यादातर मात्राएं नीचे की ओर लगती है। इसी वजह से इसका नाम खर मतलब गधा होता है। खर मतलब दुष्ट होता है। खर एक अनेकार्थी शब्द है जिसका अर्थ कठिन भी होता है, गधा भी होता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो गधे के होठ की संरचना के कारण इसका नाम क्या पड़ गया? खरोष्टी लिपि पड़ गया। इस लिपि में अधिकांश मात्राएं, अधिकांश मात्रा नीचे की ओर लगाई जाती है। तीसरा, अशोक के, अशोक के शिलालेख खरोष्टी लिपि में लिखे गए, खरोष्टी लिपि में लिखे गए। शाहबाजगढ़ी का शिलालेख, मानेसर वाला शिलालेख, ये सब किस में लिखे गए हैं? खरोष्टी लिपि में। दाईं से बाईं ओर, दाईं से बाईं ओर लिखी जाने वाली, लिखी जाने वाली, जाने वाली प्रथम लिपि, लिखी जाने वाली लिपि है। यानी कि अरबी फारसी की तरह ये भी क्या होती है? राइट टू लेफ्ट चलती है। ये कैसे चलेगी? राइट टू लेफ्ट, ये ध्यान रखना। राइट टू लेफ्ट ये लिखी जाती। तो ये क्या हो गई जी आपकी खरोष्टी लिपि। ये खर हो गया आपका, ये ओष्ठ हो गया, ठीक है। तो इसी वजह से इसको क्या कहा गया? गधे के होठ वाली लिपि। जी इसमें भी पूछा गया था ये क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट, फोर्थ लिपि क्या है जी आपकी? अरमाइकी लिपि। अरमाइकी लिपि की क्या खासियत है? अरबी फारसी भाषा की प्राचीन, प्राचीनतम लिपि या प्राचीन लिपि। दूसरा, दाईं से बाईं ओर, दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। तीसरा, अरब के देशों में प्रचलित
अरब के देशों में प्रचलित प्राचीन लिपि है। अरबी लिपि की जननी। तो अरमाई की क्या है जी? ये जो आप उर्दू अरबी फारसी किसमें लिखते हो? इस रूप में ये लिखते हो ना आप, यही आपकी अरमाई की लिपि है। और देवनागरी लिपि क्या है जिसमें मैंने ये सब लिखा है आपका, ये सब देवनागरी की लिपि है। तो यानी कि ये क्या है, दाई से बाईं ओर, यानी कि राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है। अरबी फारसी भाषा की प्राचीन, जैसे देवनागरी की लिपि की प्राचीन लिपि कौन सी है? ब्राह्मी लिपि। देवनागरी किससे विकसित हुई? ब्राह्मी से हुई। तो इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये जो लिपि है आपकी अरबी, जो आधुनिक लिपि है जिसका प्रयोग हम आमतौर पे अरबी फारसी उर्दू के रूप में कर रहे हैं, तो उससे भी प्राचीन लिपि आपकी अरमाई की थी। ध्यान रखना है, भाषा, बोली और लिपि समय के साथ साथ अपने रूप को बदल लेती है। इसीलिए कहा जाता है कोस कोस पे बदले पानी, 4 कोस पे वाणी। तो 4, 1 कोस 1600 मीटर का होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, 1600 गुना 4, इतने प्यारे दोस्तों मीटर पर भाषा परिवर्तित हो जाती है। भाषा परिवर्तित हो जाती है। ये कहावत है, कोस कोस पे बदले पानी, 4 कोस पे वाणी, यानी कि 1 कोस पे पानी बदल जाता है। 1 कोस हम 1600 मीटर को मान रहे हैं यहाँ, ठीक है। तो यानी कि भाषा क्या है? परिवर्तित है। लिपि क्या है? परिवर्तित है। बोली क्या है? अपने कुछ समय के बाद में अपने रूप को चेंज कर लेती है, बदल लेती है। ठीक है जी। इसके बाद 5वां है जी रोमन लिपि। रोमन लिपि क्या खासियत है? ग्रीक व लैटिन लिपि की जननी। दूसरा, बाएं से दाईं ओर, बाएं से दाईं ओर लिखी जाती है। तीसरा, अंग्रेजी, जर्मनी, स्पेनिश, इटालियन, फ्रेंच भाषा की लिपि है। अंग्रेजी, जर्मनी, स्पेनिश, इटालियन, फ्रेंच भाषा की लिपि कौन सी मानी जाती है? रोमन लिपि। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद 6 नंबर है आपका गुरुमुखी लिपि। पंजाबी भाषा की लिपि। दूसरा, मात्रा की अधिकता वाली लिपि। सबसे ज्यादा मात्राओं का प्रयोग गुरुमुखी लिपि में होता है, ये ध्यान रखना है। 7वां, ब्रेल लिपि।
लुईस ब्रेल के द्वारा प्रतिपादित या आविष्कार की हुई। अंधों की लिपि, अंधों की लिपि जिसको दिखाई नहीं देता है, जो आंख से दिव्यांग है, जो आंख से दिव्यांग है वो क्या है? आपकी अंधों की लिपि लुईस ब्रेल के द्वारा प्रतिपादित है, अर्थात इसके जो जनक हैं, आविष्कारक हैं, इसके खोज करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? लुईस ब्रेल है। तो ये थे जी आपके लिपि से संबंधित कुछ क्वेश्चंस जो आपसे पूछे जाएंगे। तो हमने यहाँ कितने टॉपिक कंप्लीट किए हैं अपने? हमने टॉपिक कंप्लीट किए हैं दोस्तों, एक तो भारतीय संविधान में हिंदी, ये वाला टॉपिक कंप्लीट किया है जी आपका, और दूसरा क्या है जी? लिपि। अब आ जाते हैं भाषा परिवार पर। ठीक है, यहां तक क्लियर है? ये सारी चीजें स्टेटमेंट देगा, ये खुद में क्वेश्चंस, उनके आंसर हैं। ठीक है, इसके बाद तीसरे बारी है टॉपिक की भाषा परिवार। भारतीय भाषाएं दो भाषा परिवार के अंतर्गत आती हैं। तो भारतीय भाषाओं के कितने भाषा परिवार है? 2 भाषा परिवार है। ठीक है जी, एक भाषा परिवार का नाम है बहारोपीय भाषा परिवार। भारत व यूरोप में प्रयुक्त भाषा इसके अंतर्गत आती है। और वे भाषा कौन कौन सी है? वो भाषा है संस्कृत, हिंदी, नेपाली, अंग्रेजी। ठीक है जी, ये बहुरूपीय भाषा परिवार की भाषा है। दूसरा है आपका द्रविड़ या द्राविड़, द्रविड़ या द्राविड़ भाषा परिवार। दक्षिण भारत के राज्यों की भाषा इसके अंतर्गत आती है। दक्षिण भारत के राज्यों की भाषा इसके अंतर्गत आती है। दूसरा तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम,
मलयालम भाषा, ये किसके अंदर आती है? द्रविड़ या द्राविड़ भाषा परिवार। तमिलनाडु में तमिल, आंध्र प्रदेश तेलुगु, कर्नाटक कन्नड़, केरल मलयालम। और यही क्या है जी? आपके दक्षिण भारत के राज्य हैं, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल। केरल में मलयालम बोली जाती है, कर्नाटक में कन्नड़ है, आंध्र प्रदेश में तेलुगु है, तमिलनाडु में तमिल। तो द्रविड़ या द्राविड़ भाषा परिवार के अंदर तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम ये भाषाएं हमारे आती हैं, जो कि दक्षिण भारत राज्य के अंतर्गत आते हैं। तो ये भी पूछा जाएगा, बहुरूपीय भाषा परिवार की भाषा कौन सी नहीं है? ठीक है, बहुरूपीय भाषा परिवार की भाषा बताइए। संस्कृत, हिंदी, नेपाली, अंग्रेजी। बहुरूपीय भाषा परिवार में अंग्रेजी का प्रयोग भारत में हो रहा है, नेपाली का प्रयोग हो रहा है, हिंदी का प्रयोग हो रहा है, संस्कृत का प्रयोग हो रहा है। क्लियर? ये थे हमारे भाषा परिवार। इसके बाद प्यारे दोस्तों, कल हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम यहाँ पे प्राचीन भारतीय भाषाओं के बारे में। तो ये कौन सा था जी? हमारा भाषा परिवार तीसरा, फोर्थ, इसी का ही सब टॉपिक है, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। अगर आज जो भी आपको बताया गया, समझाया गया, वो अगर समझ में आ गया हो तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। ठीक है, क्योंकि ये महत्वपूर्ण क्लास और महत्वपूर्ण टॉपिक है, और 1 से 2 क्वेश्चन से इससे हमेशा पूछा जाता है। अगर हिंदी में नहीं है तो जीएस में जरूर आएगा, और इसके साथ फिर काव्य के सेक्शन हैं हमारे, ठीक है, उनसे भी लगातार क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो इन वाले टॉपिक को पहले करके उसके बाद में फिर कंटिन्यू करेंगे। उसका रीजन ये है कि हिंदी के अलग अलग सेक्शंस हैं, और हिंदी के जो सेक्शन हैं दोस्तों, क्योंकि एक ही सेक्शन पे हम ज्यादा फोकस करेंगे तो कुछ टाइम के बाद आप बोर होने लगोगे। एक हिंदी का सेक्शन है हिंदी व्याकरण, जिसके सबसे ज्यादा टॉपिक है, ठीक है। दूसरा हिंदी का सेक्शन है काव्य। तीसरा हिंदी काव्य शास्त्र, हिंदी काव्य शास्त्र। तीसरा है हिंदी साहित्य, हिंदी साहित्य। फोर्थ है हिंदी शब्दावली, हिंदी शब्दावली। फिफ्थ है हिंदी विविध, हिंदी विविध। और इसके बाद है प्यारे दोस्तों अर्थबोध, गद्यांश, अनुच्छेद। ये 6 सेक्शन है। अगर मैं कंटिन्यू सारी क्लासें इसकी देने लगूं तो आपके दिमाग में आएगा, सर जी ये काव्य में रस, छंद, अलंकार ये कब कराओगे? इसके अंदर जो टॉपिक है वो कौन से हैं? रस, छंद, अलंकार, शब्द शक्ति और गुण, प्रसाद, माधुर्य, ओज। ये क्वेश्चन बनते हैं रस से, छंद से, अलंकार से, शब्द शक्ति से, गुण से। हिंदी साहित्य के अंदर तमाम हिंदी का उद्भव और विकास है, हिंदी गद्य और पद है, इसमें नाटक, एकांकी, उपन्यास, कहानी, ये सारी विधाएं आ जाएगी। हिंदी शब्दावली में विलोम शब्द, पर्यायवाची, एकार्थी, अनेकार्थी, श्रुति सम, भिन्नार्थक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, ये सब आएंगे। हिंदी विविध के अंदर प्रसिद्ध कवि, लेखक, उनके को मिलने वाले पुरस्कार, उनकी पत्र और पत्रिकाएं हैं, उनकी जन्म और मृत्यु है, हिंदी में प्रथम स्थान है, ठीक है। और इसके साथ प्यार दोस्तों आपका अर्थबोध। तो कुल मिला के ये है कि यहाँ पर हमें क्या करना है कि बोर भी ना हो, और जिसका रोल ज्यादा है, मान के चलो हमने एक टॉपिक पढ़ा 2 क्वेश्चन तैयार, एक टॉपिक पढ़ा 3 क्वेश्चन तैयार,
तो उस तरह से जब हम करते हैं तो बच्चा पेशेंस रख पाता है, क्योंकि ये हिंदी के जो सेक्शन है ना, एक दिन में तो कंप्लीट होंगे नहीं, इसके लिए तो समय चाहिएगा, समय आप देना चाहते नहीं हो, ठीक है, इसके लिए क्लासें होगी बहुत सारी। तो जब आपको पेशेंस ही नहीं रहेगा तो फिर आपको पढ़ने में भी मजा नहीं आएगा और आप बोर होने लगोगे, या फिर आपकी चीजें जो है सीरियस होके आप नहीं लोगे। आपकी एकाग्रता बनी रहे, ठीक है। इसके साथ हिंदी के अलग अलग सेक्शन, कई बार क्या होता है, टीचर मान के चलो पर्टिकुलर हिंदी शब्दावली कोई बहुत अच्छी तरह पढ़ाता है, तो बाकी सेक्शन कौन पढ़ाएगा। मान के चलो व्याकरण तो अच्छे पढ़ा, फिर काव्य शास्त्र कौन पढ़ाएगा, ठीक है, ये दोनों पढ़ा दे तो फिर साहित्य कौन पढ़ाएगा। तो जब आप अलग अलग सेक्शन से वाकिफ होंगे तो आपका इंटरेस्ट बना रहेगा। और चूंकि सभी सेक्शनों का रोल है आपके नौकरी दिलाने में और हिंदी के सारे क्वेश्चनों को सही करने में, तो समय समय पर ये सारे टॉपिक आपके सामने आने इन सभी सेक्शनों के। अब इसके अंदर अपने आप में 7 टॉपिक हैं, ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक हैं, ठीक है, इसके अंदर आपके ये मैंने लिख दिया रस छंद अलंकार, इसके अंदर प्यारे दोस्तों 35 से ज्यादा टॉपिक है। तो इसलिए हम यहाँ हिंदी व्याकरण, हिंदी काव्य शास्त्र, हिंदी साहित्य, हिंदी शब्दावली, हिंदी विविध अर्थबोध, ठीक है, और हिंदी व अन्य भारतीय भाषाएं, ये सब तरीके से चलेंगे, तसल्ली से चलेंगे। देखो पढ़ाऊंगा मैं अपने तरीके से, और इसी तरीके से पढ़ा के मैं हर साल हजारों बच्चों को सरकारी नौकरी हिंदी के दम पे दिला रहा हूँ। इसलिए मेरी गुजारिश है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना तरीका बदल, जरूरी है, क्योंकि अपने तरीके से तो आप हिंदी 5 बार पहले पढ़ चुके हो मिनिमम, और मैक्सिमम 10 बार पढ़ चुके हो आप किताबों से, यूट्यूब के चैनलों से। लेकिन एक लास्ट तरीका अपना लो कि हमें किस टॉपिक को पढ़ने से पहले कौन सा टॉपिक पढ़ना है, और उससे बनने वाले क्वेश्चनों को जब आप प्रैक्टिस करोगे कहीं भी जाके, वे सारे क्वेश्चंस आपके सही बनेंगे। आपकी रुचि बनी रहे, आपकी एकाग्रता बनी रहे, आप पेशेंस ना खो। इसी वजह से हिंदी के तमाम सेक्शनों के तमाम टॉपिक को हम बारी बारी से आपके सामने लेके आएंगे, और जिसको करनी है प्रैक्टिस वो आए 9:30 बजे कैरेबिल स्टेट एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो हमने आप लोगों के लिए एक चैनल बनाया था अभी रिसेंटली, जिस पर जो कैरेबिल की बेहतरीन टीचर है, टीम है, वो सारे टीचर आपको क्लास दे रहे हैं सब्जेक्ट वाइज, और उसका नाम है कैरेबिल स्टेट एग्जाम यूट्यूब चैनल। मेरी क्लास उस पर 9:30 बजे होती है। तो आज मैं वहाँ पे मुहावरे करा रहा हूँ आपको, क्योंकि उसका भी एक बड़ा रोल होता है, मुहावरे, लोकोक्ति और कहावते का। तो मुहावरों में किस चीज का आपको ध्यान रखना है और किस तरीके से मुहावरों से संबंधित क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, तो उनको प्यारे दोस्तों आज हम लेंगे 2 तरीके से। एक तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के माध्यम से, एक बिना ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के माध्यम से लॉजिकली। तो सभी दोस्तों को नमस्कार, धन्यवाद। तो मैं मिलता हूँ 9:30 बजे कैरेबिल स्टेट यूट्यूब चैनल पर मुहावरे वाले टॉपिक के साथ, और आपका टाइमिंग रहेगा प्यारे दोस्तों 8 से 9। कभी कभी आपकी क्लास 8 बजे ना होकर 8:05 पे होगी। उसका रीजन ये है कि मेरी सुबह से कंटिन्यू क्लास चलती है। आपसे पहले भी मैं 2 क्लास लेता हूँ, 6 से 7, 7 से 8, इसके बाद 8 से 9 है, फिर 9:30 से फिर 10 के आसपास क्लास होती है, फिर प्यारे दोस्तों 10:15 से 11 बजे, 11 से 12 बजे। तो थोड़ा शेड्यूल कंटिन्यू रहता है। एक क्लास को बंद करके दूसरी क्लास को लगाने में 5 मिनट मिनिमम लगते हैं। तो इसीलिए आप परेशान ना होइए। आपकी क्लास अगर 8 बजे लाइव नहीं है तो 8:05 पे आपकी क्लास लाइव हो जाएगी, क्योंकि एक क्लास को बंद करके दूसरी क्लास लगाने में जितना समय लगेगा मैं केवल उतना ही लेट होऊंगा, उससे ज्यादा नहीं। सभी दोस्तों का धन्यवाद। आप लोगों ने पेशेंस रखा, चीजों को समझा, आपको धीरे धीरे बहुत मजा आएगा। और हम कोशिश कर रहे हैं हिंदी से अपने